और राना साहब आपको भी रमज़ान मुबारक और बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ट्रांजिशन हो चुकी है, रमज़ान शुरू हो चुका है और सहर व इफ्तार में आपको पता है दस्तरखान सजाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों का अहतमाम किया जाता है। तो अगर सहरी से ही शुरू कर लें या अब हमने इफ़्तार करना है, सहरी तो हो चुकी है, अब हमने इफ़्तार करना है, इसमें मुख्तलिफ़ फ्राइड चीज़ें, मशरूबात, ठंडे गर्म सारी चीज़ें होंगी, तो किस तरह हमारा मैदा जो है इन चीज़ों से डिस्टर्ब रहेगा? मतलब पहले तो हमने वो दिन भर चीज़ें खा रहे थे, अब हमने सिर्फ सहरी और इफ़्तारी करनी है और उसमें भी अगर हम ज़्यादा हैवी चीज़ें खा लें तो किस तरह हमारा मैदा डिस्टर्ब रहेगा? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना इसमें ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हाँ ठीक जी। है, तो हमने जब भी सहरी में जाना है या अफ्तारी के वक्त जाना है तो उस वक्त अपने आप को बिल्कुल ये नहीं छोड़ नहीं देना कि बस हमने मुसलसल इसी वक्त खा लेना है। ठीक है। सबसे अच्छा तरीका जो मैं प्रैक्टिकली यूज़ करता हूँ वो ये है कि जब आपकी अफ्तारी होती है उस वक्त आप अगर आप प्रॉपर ये जो मुरगन अशियाएँ हैं, तली हुई चीज़ें हैं, मशरूबात हैं, ये बहुत ज़्यादा खाने से बेहतर है कि आप थोड़ा से खजूरें खा के 2 रोटी सालन और कोई खाना खा के तो अपने काम से लगें, नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, जो भी आपके अमाल हैं वो बजा लें। ठीक है। और जब ये सब काम कर लेंगे आप तो उसके बाद जब सुबह सहरी के वक्त आपको शदीद भूख लगे, बजाय ये कि आप अफ्तारी करें एक हैवी किस्म की जिसमें तमाम पकोड़े, समोसे और ये, उसके बाद रात के 10-11 बजे आप खाना खाएं और उसके बाद यकीन करें जब आप लेटेंगे तब आपकी रात नींद सही नहीं होगी और सुबह जब सहरी करेंगे तो उस वक्त भी आप फुल होंगे। अच्छा। लेकिन आपको एक नफ्सियाती प्रेशर होगा क्योंकि मैंने सारा दिन भूखा रहना है या रोज़े में रहना है, तो आप कहोगे कि नहीं मैंने तो ज़्यादा खाना है, तो उसकी वजह से फिर जब आप खाना खा के सहरी के वक्त लेटते हैं तो फिर आपको मसाइल शुरू हो जाते हैं जिसमें खट्टे डकार, ब्लोटिंग खास तौर पे, ये सारे मसाइल आपको जो है ना शुरू हो जाते हैं। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स से बचने के लिए जो सिंपल मोटी मोटी चीज़ें जो हम बताते हैं उसमें ये है कि खाना खा के फ़ौरन लेटें ना। सही। लेकिन हमारा तो यही होता है कि इफ्तारी करने के बाद वो इतनी ज़्यादा सुस्ती हो जाती है कि हमारा यही होता है कि सुबह से हम कामकाज करके आए हैं, इफ्तारी की और अब थोड़ी देर कमर सीधी कर ले, थोड़ा सो जाएं, उसके बाद उठेंगे और फिर होगा। बहुत ज़्यादा खाने की वजह से सुस्ती होती है। अच्छा। अगर आप दरमियाना खाएं तो यकीन माने कि आपको कभी सुस्ती नहीं होगी। ठीक है। अल्लामा हजरात बैठे हैं, ये जब तरावी पढ़ाने जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करके नहीं जाते, नहीं तो प्रॉब्लम हो, इबादत में खलल आए, तो इसलिए प्रॉपरली थोड़ा बहुत खा के और उसके बाद आप फ्रेश रहेंगे। कुछ नहीं होता, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस माह सयाम में भी 2 वक्त का खाना मैसर किया है। ये नहीं है कि एक वक्त का खाना है, वन मील अ डे नहीं है ये। अगर आप आजकल जो फैशन में है इंटरमिटेंट फास्टिंग में देखें, जो कि वेट लॉस के प्रोग्राम्स में आजकल दुनिया में यूज़ हो रहा है, तो उसमें पहले वो आपको ट्वाइस मील अ डे कराते हैं, फिर वो आपको 1 मील अ डे पे लेके आते हैं ओमैड के ऊपर। तो वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये तो बहुत अच्छा है, ये हमारे इंसानी जिस्म के लिए जो हम 11 महीने हर वक्त हर चीज़ खाते हैं। देखें इस तरह है कि अगर हम जो भी चीज़ खाते हैं तो हमारा इंसुलिन पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। ठीक है। जब इंसुलिन सिक्रीट करता है उसके बाद हम जो मर्जी एक्सरसाइज कर लें, हमारी फैट जो है ना नहीं जाएगी। हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे मसल बिल्डअप होगा लेकिन हमारी फैट अवे नहीं जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें इंसुलिन की एब्सेंस चाहिए और हमें ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस चाहिए, तब जाके हमने फैट लॉस करना है, तब जाके आपका वजन कम होगा। और ये ग्रोथ हार्मोन ये कब होता है? ग्रोथ हार्मोन जब आपने एक्सरसाइज की या जब आप बच्चे जैसे सोते हैं वो फौरन लंबे हो जाते हैं, या एक्सरसाइज जो कर रहे होते हैं बच्चे, खेल रहे कूद रहे होते हैं, वो लंबे हो जाते हैं। तो यही वजह है जिसके साथ में हमारी फैट जो है ना हमारी जाती है और वो पतले भी होते हैं। जब हम मोटापे का शिकार हों, ज़्यादा खा रहे हों और मुसलसल, रमज़ान में क्या होता है, अच्छा खासा वजन चल रहा होता है, रमज़ान के एंड ऑफ रमज़ान में पता चलता है 5 से 10 किलो वजन बढ़ गया। हाँ जी। देखें होता क्या है, हम सब एकदम से अपने आप को छोड़ देते हैं मुरगन ग़िज़ाओं के ऊपर, तली हुई चीज़ों के ऊपर, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, हर चीज़ बढ़ जाती है, यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा, पूरा दिन डॉक्टर आसिफ, ये भी मैंने देखा है कि जब सहरी में बहुत ज़्यादा हैवी हम लोग कर लेते हैं सहरी या मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं तो पूरा दिन जलन रहती है सीने के अंदर और वो अमूमन लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि ये किस वजह से है। तो ये रिलेट करती है कि आपने सहरी में क्या खाया है। एग्जैक्टली। अगर आप
पराठे खाएंगे। हाँ। अक्सर देखो ये होता है ना कि हम लोग अपनी रूटीन से भी हट जाते हैं, हाँ हमने जी। सहरी करनी है फलाने होटल पे जाके करनी है और वहां से जाके करनी है। आपको माह सियाम में अल्लाह ताला ने ये रमज़ान दिया है, इसमें कुरान पढ़ें, इबादत करें, नमाज पढ़ें, बजाय ये कि हम ग़िज़ा से अल्लाह ने रोका है और आप कॉन्ट्ररी देखें इसका कि हम ग़िज़ा की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं। जहाँ जिस चीज़ से अल्लाह रोक रहा है हम उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा राग़िब हैं। हम ज़्यादा बातें, हमारे प्रोग्राम्स, हमारी हर चीज़ ज़्यादा टुवर्ड्स खानों पे है। तो अगर आप थोड़ा खाएं, ठीक है, और प्रॉपर नॉमिनल एक्सरसाइज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी रिफ्लक्स मेजर्स जैसे मैंने बताया कि खाना खा के लेटना नहीं है, लीमू, किन्नू, माल्टा, तली हुई चीजें नहीं खानी। देयर मस्ट बी 2-3 आवर्स डिफरेंस बिटवीन योर इनटेक एंड स्लीप। अगर आप खाना खा के फौरन लेटेंगे तो इस तरह मैं समझाता होता हूँ, जैसे पहले भी कई दफा समझाया कि जूसर है, स्टमक जो है वो ग्राइंड करता है चीजों को। तो जब वो ग्राइंड करेगा और आप लेटे हुए होंगे तो वो सारा ऊपर की तरफ आएगा, फिर मुसलसल तेजाबियत रहेगी। अब रोजे में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने रोजा रख लिया और उस दौरान आपको रिफ्लक्स हो रही है, तेजाबियत हो रही है, तो आप ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो इस चीज से बचना ही है ना। ठीक है, तो आप कैसे बचेंगे कि आप एक पोर्शन जो अपने खाने का है वो कम खाएं, ताकि वो फौरी तौर पे ऊपर की तरफ चढ़ के खाना ना। अच्छा, कहा जाता है कि सुबह दही का इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा होता है, वो भी आपके मैदे के लिए बड़ा अच्छा है। दही बहुत अच्छा है। हाँ। दही बेहतरीन है, आपकी ब्लोटिंग नहीं होने देता, पेट नहीं फूलने देता। दूसरा, हम वो जो चिया सीड्स वगैरह होते हैं, अगर वो पानी में डाल के वो सुबह के वक्त फूले हुए चिया सीड्स पी लें तो उससे ये होगा, वो सारा दिन बॉडी में रहेंगे और हल्के हल्के सिक्रीट करते रहेंगे और पानी की कमी को आपके पूरा होने करते रहेंगे। बजाय ये कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगे तो आप वो इस तरह कर सकते हैं। दही के इंटेक से आपकी ब्लोटिंग ठीक रहती है, आपको प्यास कम लगती है। क्या बात है। अच्छा, इफ्तारी में दस्तरखान सजते हैं, हर घर में सजते हैं, समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ, मशरूबात का भी पूरा ढेर लगा हुआ होता है, डिफरेंट मशरूबात होते हैं। तो जब इस तरह हम लोग मतलब इतने घंटे की फास्टिंग में उसके बाद ये सारी चीज़ें खाएंगे, तली हुई भी और ठंडी भी चीज़ें खाएंगे, तो किस तरह इज्तनाब करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह हम रोक सकते हैं, ये पॉसिबल है? पॉसिबल क्या नहीं है, पॉसिबल तो हर चीज़ है। अगर आपने देखें, ये आपका बताता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर एक बंदा जिसको रिफ्लक्स तेजाबियत हो ही रही है और वो उससे जूझ रहा है, तो वो ज़रूर है कि वो मुसलसल वो दवाइयों पे आ जाए। अच्छा, वो उसको फिर हमारे पास आ जाते हैं तमाम मरीज़। रमज़ान से पहले रश लगा होता है कि जी आपने ना हमें बताएं ताकि हमारा रमज़ान सही गुजरे। ठीक है, तो आपने रमज़ान की दवाइयाँ खानी है, मुसलसल अगर दवाइयाँ खाएंगे तो फिर हम उसमें सुबह शाम के वक्फे के साथ दवाइयाँ भी दे रहे होते हैं। तो रोकना इस तरह से है कि आपने अपनी प्लेट को पोर्शंस में तकसीम कर दें। यानी मैंने एक प्लेट अगर ये खानी है तो उसको ट्रायंगुलर पैटर्न पे, जिस तरह पिज़्ज़ा होता है, इस तरह पोर्शंस में तब्दील कर लें कि भाई मेरा ये पैटर्न जो है, ये मैंने फल खाने हैं, ये मैंने थोड़ा सा मीठा खा लेना है, ये मेरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये चावल है या दही है या दूध है, ये ले लेना है, ये मेरा गोश्त है, ये मैंने खा लेना है। तो इस तरीके से खा लें तो ये काफ़ी है आपके लिए। बजाय ये हमारा क्या है कि हमने एक प्लेट पहले चावलों की खानी है, फिर हमने एक प्लेट हमने नान की खानी है, फिर हमने मीठा भी खाना है, फिर तो वो कितनी प्लेटें हो गई। तो मैदा तो अल्लाह ने एक बैग ही बनाया है। जी। जब आप बहुत ज्यादा चीजें उसमें डालते ही जा रहे हैं तो उसने फिर आपको मसला देना, प्रॉब्लम तो हो जाएगी फिर। तो उसके बाद फिर कितनी देर बाद बहुत से लोग हैं फ़ौरन से चाय का इस्तेमाल भी कर लेते हैं? डॉक्टर साहब, कैफ़ीन का इंटेक करते हैं कि पूरा दिन हम लोगों ने नहीं पी है, चाय पीना भी ठीक है इतनी देर बाद जब आप मैदे में चाय जाती है, वो गर्म है? अरे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ते और वो चाय सहरी करके चाय पी के सो जाते हैं, फ़ौरन लेट जाते हैं। अल्लाह ने आपको उठाया है, सहरी भी करें, आप नमाज भी पढ़ें, टाइम थोड़ा सा स्पेंड करें, फ़ौरन ना लेटें, चाय थोड़ी सी पी लें। चाय डेफिनेटली कुछ लोग एडिक्ट हुए होते हैं और मुसलसल, मैं भी अगर चाय ना पीऊँ तो सर में दर्द हो जाता है, तो चाय थोड़ी बहुत पी लें। लेकिन उमूमी तौर पे सहरी के वक्त अगर आपने अपनी नींद बेहतर करनी है, थोड़ा कम खाएं और चाय ना पिएं, नमाज पढ़ें, अगर वॉक करना चाहते हैं वॉक कर लें,
और उसके बाद आके लेट जाएं अगर आपने लेटना। लेकिन जो देखने वाले हैं डॉक्टर साहब, उनको क्या बताएंगे कि इस तरह के खानों से परहेज कितना ज़रूरी है, किस तरह के प्रॉब्लम हमें मैदे के हो सकते हैं जो रिवर्स बैक फिर नहीं होते हैं, फिर आपको सारी ज़िंदगी उसका इलाज कराना पड़ता है। देखें, अगर रिफ्लक्स के साथ में मसाइल जिस तरह के हैं, जिसमें एरोसिव या नॉन एरोसिव रिफ्लक्स डिजीज, उसमें तेजाबियत के साथ में मैदे की जब तेजाब ग़िज़ा की नाली में जलता है, जलन पैदा करता है, तो वहाँ पे ज़ख्म पैदा कर देता है। और वो ज़ख्म जो है फिर आगे चल के अगर वो मुसलसल होता रहे इंसल्ट, तो वो ज़ख्म आगे चल के कुछ इस तरह की चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे मैदे की खाल समझ लें, जो उसकी वो है एपिथेलियम, वो अलग होती है, और ग़िज़ा की नाली की एपिथेलियम खाल अलग होती है। अगर मैदे की खाल ग़िज़ा की नाली में आ जाएगी तो वहाँ पे उसको कैंसर में चेंज हो जाता है। तो ये एक छोटी सी बीमारी नहीं है, ये आगे चल के एक बड़ी बीमारियों का पेशखेमा साबित होती है, जिसमें अगर जिगर ग़िज़ा की नाली तंगी की सूरत स्ट्रिक्चर, पेप्टिक स्ट्रिक्चर बन सकता है आगे चल के। आपको निवाला अटक सकता है या पानी पीने में तंगी आ सकती है। तो और बैरेट्स एसोफेगस या दूसरे मसाइल हो सकते हैं। मैं अमूमन मेडिकल टर्म्स यहाँ बोलता नहीं हूँ क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता। तो आसान कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, इससे लंबे अरसे की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा वाटर इनटेक, थोड़ा सा खाने में ध्यान आपको आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। ठीक है, मतलब एहतियात जो है ना वो इलाज से बेहतर है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे, पोर्शन अपने बना लें कि इतने पोर्शन में आपने ये खाना है, तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है और आपके मैदे पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और वो आपको बीमार भी नहीं करेगा। और अभी तो हमें नहीं पता चल रहा होता डॉक्टर साहब कि अभी के हमारे ऊपर क्या असरात हो रहे हैं इन तमाम तर चीज़ों के। एंड पे जैसे जैसे ही 20 रमज़ान के बाद 25 रमज़ान के बाद हमें पता चल रहा होता है कि अच्छा अब हमारा मैदा जो है ना इतना बोझ नहीं उठा पा रहा हो रहा है कि हम सहरी में भी इतना हैवी खा रहे हैं, इफ्तारी में भी, बाहर जाके भी, इवन दो कि हम इफ्तारियां बफे कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें भी कर रहे होते हैं, तो वो मिक्स एंड मैच सी सिचुएशन बन जाती है हमारे मैदे के लिए भी। वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता कि भाई क्या हजम करूँ क्या नहीं हजम करूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि इंसान जब यंग होता है, इसको इस तरह समझ लें कि अगर 15-16 साल का, 17 साल का जो लड़का लड़की होते हैं वो हर चीज़ खाते हैं और उनको कभी कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, किसी गेम में हिस्सा ले रहे होते हैं, उनके मसाइल नहीं होते। जब मेरी एज का बंदा हो जाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। अगर वो ज़्यादा खा लेता है तो उसको ब्लोटिंग हो जाती है, फैटी लिवर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको सिर्फ ग़िज़ा की कमी के साथ पूरा किया जा सकता है। अच्छा, तो अभी इनिशियल स्टेज पे अगर ये आज जो लोग हमें देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि जिनको ब्लॉटिंग होती है, जिन्हें तेजाबियत रहती है, इस तरह के मैदे के मसाइल रहते हैं, सबसे पहले घर में अगर वो कोई टोटके कर सकते हैं या खुद से कोई मेडिसिन खा सकते हैं तो क्या खाएं वो? सिंपल सी मेडिसिन, कुछ तो ओवर काउंटर। दूध, आपके मैदे की जो जिनको तेजाबियत बहुत हो रही होती है उनके लिए दूध बहुत अच्छा है। दूध वो थोड़ा बहुत पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध वो पी सकते हैं। फिर कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, लाइक एंटासिड्स हैं, जो कि आप आराम से खाने के बाद, लाइक गेविस्कॉन, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो खाने के बाद आप पी सकते हैं, जिसके साथ आपको रिफ्लक्स नहीं, आपको वाकई अगर रिफ्लक्स हो रहा है और आपको वाकई अगर इस तरह के मसला है तो आप सहरी या रफ्तारी के बाद में भी आप खाने के बाद थोड़ा सा वो एंटासिड ले सकते हैं। फिर कुछ मेडिसिन हैं लाइक ओमिप्राजोल और फेमाटिडीन वगैरह, जो आप अगर आप को रिफ्लक्स के या तेजाबियत के मसाइल हैं तो वो उसके बाद आपके तेजाब की उसको जो है ना अर्ज को कम कर देंगे, सर्ज को कम कर देंगे। तेजाब जो तेज़ी से निकल रहा है उसको कम कर देंगे, जिसकी वजह से वो जो तेजाब के साथ जलन हो रही है वो बेहतर हो जाएगी। और सबसे आसान चीज़ ये है कि आप पैदल चलें। अच्छा, आप ये देखें ना कि जब कोई ऑपरेशन, अगर किसी का गट का ऑपरेशन होता है या दूसरे दिन तीसरे दिन मरीज को दूसरे दिन ही सुबह उठा के वो सर्जन कहता है कि आप वॉक करें, तो हमारी जो आते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं कहता हूँ कि वो चलने से हैं। अच्छा। जितना ज़्यादा हम पैदल चलना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंतड़ियों की जो रफ्तार है वो बेहतर मुतादिल हो जाती है, बेहतर हो जाती है, और वो ब्लोटिंग और खाने को देर तक नहीं रखती। जब हम लेटे रहते हैं, जब हम बैठे रखते हैं, जब हम ज़्यादा गोश्त खाते हैं, जब हम फैट ज़्यादा खाते हैं और चलते फिरते नहीं हैं, तो क्या होता है, हमारे बैलीज निकलना शुरू होती हैं, पेट फूलना शुरू होता है। जब पेट बहुत फूलना शुरू हो जाएगा
तो आप सोचें एक बॉल आपकी मैदे के आगे ही रखी हुई है एक, अब मैदे ने तो खुलना ही नहीं है। सही। जब मैदा खुल ही नहीं पाएगा क्योंकि एक्सेस फैट आपके पेट पे जमा हुआ है, हाँ तो फिर वो खाना ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टमक को भी तो अपनी जगह चाहिए ना। ओके। तो अगर पेट ही आपका इतना ज्यादा फूला हुआ है और आपने फैट एक्सेस इतनी जमा की हुई है, तो मैदे की एक्सपेंशन कैसे होगी? जब मैदे की एक्सपेंशन नहीं होगी तो मैदा फिर रिफ्लक्स करेगा, ऊपर की तरफ खाना है। अच्छा, इस तरह का जब प्रॉब्लम होती है ना, खास करके डॉक्टर साहब इफ्तारी में, कि अगर ये तेजाबियत हो रही है तो सब लोग कहते हैं कोई कोल्ड ड्रिंक पी लें, उसके अंदर लीमू डाल के पी लें या शिकंजमी पी लें, वो ज़्यादा बेहतर होएगी आपकी। देखिए वो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स में बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, वो टेम्पररी रिलीफ आपको देगा। अच्छा। थोड़ा बहुत रिलीफ देगा, लेकिन ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन, किन्नू, माल्टा, ये चीज़ों को और बाजू का स्पाइस अप कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा। ख़राब कर देते हैं। ओके। तो वो रिकमेंडेड नहीं है। ओके। ये जो क्योंकि बाइकार्बोनेट होने की वजह से इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती है, जिसमें गैस नहीं बनती और थोड़ा सा हाजमे के अंदर आपको बेहतर फील होता है। लेकिन आप ये देखें ना कि आप चीनी कितनी पी रहे हैं उसके साथ, 13 चम्मच एक 250 ml बॉटल में, आपको 150 ml बॉटल के अंदर 13 चम्मच चीनी के चम्मच। अगर अभी मैं किसी को कहूँ ना अफ्तारी में वैसे ही पानी में घोल के कभी भी नहीं वॉमिट कर देगा, वो नहीं पिया जाएगा। लेकिन क्योंकि इनमें फॉर्मुलेशंस और कुछ एसिड्स इसमें पड़े हुए होते हैं, जिसके साथ में वो हमें अच्छा लगता है और हमें और तलब होती चली जाती है। अच्छा, तो इस वजह से मतलब, लेकिन बहरहाल वो थोड़ी बहुत अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो इतना भी वो नहीं है, लेकिन वही फिर बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने उसी के ऊपर फिर इन्हिसार करना शुरू हो जाना है कि अच्छा इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम लोग कोई कोल्ड ड्रिंक पी लें और हमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास भी जाना और अपना मुआयना कराना बेहद ज़रूरी है, ताकि बाकी कोई और चीज़ ना हो जाए, कोई और बीमारी आपको लाहक ना हो जाए। उससे बेहतर है कि आप पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। हमारे साथ डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और मैदे के मसाइल के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि सहरो इफ्तार में हमें किस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए ताकि हमारे मैदे पर ज़्यादा बोझ ना पड़े।